व्हाट्सएप फैमिली, स्वागत है भाइयों का द बिगिनिंग आफ्टर द नोवेल के अंदर। अब तक हम लोगों ने देखा डिकेथिन और एलेक्रियंस के बीच में वॉर शुरू हो जाती है। आर्ट कई सारे सोल्जर्स को मार चुका होता है। फिर हमें पता चलता है कि वो सोल्जर्स तो एलेक्रिया के सोल्जर्स है ही नहीं बल्कि डिकेथिन के प्रिजनर्स है। यहाँ पर फ्लोटिंग कासल में अपन देखते हैं ये सारा किया कराया एग्रोना का था, जिसने एल्फ किंग को डराकर सोल्जर्स को चेंज कराया था। एग्रोना एल्फ किंग को एक और धमकी देता है कि टेसिया मारी जाएगी क्योंकि उसके माना कोर में पॉइजन फैल चुका है, जिसका कारण वही एस क्लास माना बीस्ट एल्डरवुड गार्डियन है। ऑब्वियस सी बात है, जब आर्ट ने एल्डरवुड गार्डियन को हराया था वो करप्टेड था और उसी का इफेक्ट टेसिया के अंदर आ चुका है। टेसिया के पॉइजन का क्योर सिर्फ एग्रोना के पास है, लेकिन इसके बदले में एग्रोना ने कहा होता है कि फ्लोटिंग कासल और जायरस सिटी इन जगहों पर एग्रोना के कुछ आदमियों की छुपके से एंट्री करानी होगी। आज के वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं एल्फ किंग ने एग्रोना की कॉलर पकड़ कर रखी थी, लेकिन अब छोड़ देते हैं। एग्रोना कहता है अगर अभी भी तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें डेमो भी दिखा सकता हूँ। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है और एल्फ किंग गिरते पड़ते आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि टेलीपोर्टेशन गेट्स के जरिए एलेक्रियंस को कासल में ला सके। अब दोस्तों यहाँ पर देखना यह है क्या एल्फ किंग सचमुच में फ्लोटिंग कासल के अंदर एलेक्रियंस को ले आएंगे या फिर नहीं। आगे बढ़ते हुए एल्फ किंग उस रूम को क्रॉस करते हैं जहाँ पर आर्ट की मदर और सिस्टर रुकी हुई है। आर्ट की फैमिली के लिए और रे की डेथ का एल्फ किंग को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। जब काउंसिल के अंदर ट्रोडियस के लिए डिस्कशन चल रहा था, एल्फ किंग ने ट्रोडियस की सजा काफी ज्यादा बढ़ा दी थी क्योंकि रे की डेथ का कारण ट्रोडियस ही था। इन सब के अलावा एल्फ किंग आर्ट को ब्लेम कर रहे होते हैं जो कुछ भी टेसिया के साथ हुआ। एल्फ किंग अपने मन में कहते हैं हमेशा से मैं सोचता रहा हूँ आर्थर जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है, काफी ज्यादा टैलेंटेड है और अब तो एक लांस बन चुका है। आर्थर को अपनी साइड पर देख हमेशा ही मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अगर उसने मेरी डॉटर को वो 20 टक और नहीं दिया होता तो मेरी डॉटर सेफ होती। दोस्तों यहाँ पर बात ऑब्वियस है, एल्फ किंग भले ही पूरी तरह से नहीं लेकिन आर्ट को भी कहीं न कहीं ब्लेम कर रहे हैं। फिर एल्फ किंग और आगे बढ़ते हैं और चोरी चुपके टेलीपोर्टेशन गेट वाले रूम में पहुंच जाते हैं। डिकेथिन के अंदर जितने भी टेलीपोर्टेशन गेट्स है जो कि फ्लोटिंग कासल से कनेक्ट होते हो उन सभी को बंद कर दिया गया है क्योंकि कासल में कोई भी लांस नहीं मौजूद है और गलती से भी अगर एलेक्रियंस कासल के अंदर इंटर हो गए तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। गेट्स को ऑफ करके रखा गया है, इसीलिए इस रूम के अंदर कोई भी गार्ड नहीं मौजूद है और वैसे भी ज्यादातर गार्ड्स और सोल्जर फाइट के लिए चले गए हैं, जिससे कि एल्फ किंग का यहाँ पर छुप कर आना आसान हो गया। जैसे जैसे एल्फ किंग पोडियम की तरफ बढ़ रहे होते हैं जिससे कि इन गेट्स को एक्टिवेट किया जाता है। एल्फ किंग अपनी गिल्ट से घिरते जा रहे हैं और इनके मन में बहुत सारे डाउट्स है। एल्फ किंग मन में कहते हैं मुझे अपना दिमाग शांत करना होगा, अगर मन में किसी भी तरीके का ख्याल आता है तो मेरे लिए ये काम करना बहुत ही मुश्किल होगा। अपनी गिल्ट और विचारों को साइड में करते हुए एल्फ किंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं जिससे गेट ओपन होने लग जाता है। पूरे गेट के अंदर मैजिकल लाइंस आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पूरा गेट ग्लो करने लग जाता है। फाइनली गेट पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और एल्फ किंग इंतजार कर रहे होते हैं ताकि एलेक्रियंस अंदर इंटर हो, लेकिन गेट के एक्टिवेट होने के बावजूद भी कई मिनटों तक कोई भी हलचल नहीं होती और कोई भी नहीं आता। एल्फ किंग की धड़कनें तेज होने लग जाती है और गिल्ट से वापस घिरने लग जाते हैं। एल्फ किंग मन में कहते हैं जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है। मेरे किए गए इस एक काम से पूरी की पूरी वॉर का रुख मुड़ सकता है। मेरे किए गए इस काम से एग्रोना जीत सकता है और हम हार जाएंगे, लेकिन अगर एग्रोना जीत भी जाता है तो एक तरफ से ये अच्छा ही होगा। इंसान काफी लंबे समय से एल्फ्स और ड्वार्फ्स की तस्करी करते आ रहे हैं स्लेवरी कराने के लिए। एग्रोना ने जो कुछ भी कहा था सच कहा था। एक मिनट रुको जरा, आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ। मुझे नहीं भूलना चाहिए कि वो एक डीमन है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इंसान भी कुछ कम नहीं है। जब मेरे फादर कमांडर बने थे मैंने सोचा था कि जरूर से कुछ बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा उन्होंने एल्फ्स को खतरे में डालकर इंसानों को चुना। ये सब सोचते हुए अचानक से एल्फ किंग काफी ज्यादा कांपने लग जाते हैं क्योंकि इन्हें रियलाइज होता है कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं गलत है। जितनी भी नेगेटिव बातें एल्फ किंग अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं सभी की सभी अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अगर एल्फ किंग चाहे भी तो अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि गेट के अंदर से आवाजें आने लग गई है। अब दोस्तों एक बार मेरा ओपिनियन सुन लो। कई सारे बंदों को लगता है कि एल्फ किंग जो कर रहे हैं वो ठीक ही है क्योंकि उन्होंने सब कुछ टेसिया के लिए किया। एल्फ किंग को माफ किया जा सकता है ना,
नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये गलती जितना सोचा जा सकता है उससे भी ज्यादा बड़ी गलती है। सेम की सेम गलती ह्यूमन किंग ने भी की थी एलेक्रियन से हाथ मिलाकर, ताकि अपनी फैमिली को बचा सके। अपन लोगों ने ह्यूमन किंग को एक विलन के लेवल का बुरा माना था, जस्ट बिकॉज सभी लोगों ने एल्फ किंग साइड की स्टोरी को ज्यादा देखा है और टेसिया के फादर भी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेम गलती को अलग नजर से देखा जाए। एल्फ किंग की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने डिकेथिन और अपने खुद के किंगडम से भी पहले टेसिया को रखा। एल्फ किंग भले ही एक अच्छे फादर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक फादर से पहले एक लीडर है। अपनी डॉटर को बचाने के चक्कर में एल्फ किंग ने पूरे के पूरे डिकेथिन को खतरे में डाल दिया है, जिनके अंदर वो सारे एल्फ लोग शामिल है जो कि अपने कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं, और वो सारे सिविलियन एल्फ भी जिन्हें किसी सेफ जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था। भाई मुझे तो एल्फ किंग का ये काम बहुत ही बुरा लगा, और कोई भी ये मत बोल देना कि भाई तेरी टेसिया से क्या दुश्मनी है। दुश्मनी वाली बात नहीं है, बस ये एक डीप थिंकिंग वाली बात है। और वैसे भी टेसिया तो मेरी है ना, मुझे अपनी टेसिया से क्या। स्टोरी में वापस आते हैं। गेट के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लग जाती है। ऑब्वियस सी बात है एलेक्रियंस ही होंगे। धीरे धीरे करके एल्फ किंग के सामने एक फिगर बनने लग जाता है, और एल्फ किंग देखते हैं यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अकेला आदमी आया है। इस बंदे का लुक काफी ज्यादा खतरनाक है। इसकी हाइट लगभग 7 फुट है और एल्फ किंग के मुकाबले ये दुगना चौड़ा है। भाई लिटरली ये बंदा कोई रिटेनर या फिर साइथ है। अगर साइथ हुआ तो इन लोगों की बहुत ही गंदी बैंड बजने वाली है। ये बंदा आगे बढ़कर कहता है, तो वो एल्फ तुम हो जिसके साथ लॉर्ड एग्रोना ने डील की है। एल्फ किंग हाँ में जवाब देते हैं, और इस एलेक्रियन के हाथों में एक ग्रीन कलर का लिक्विड देखते हैं। एल्फ किंग समझ जाते हैं ये वही मेडिसिन है जिससे टेसिया को ट्रीट किया जा सकता है, और इसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही एल्फ किंग इस मेडिसिन के पास पहुंचते हैं, ये एलेक्रियन इसे जलाकर खत्म कर देता है। एल्फ किंग गुस्से में कहते हैं, ये मेरी थी, एग्रोना ने मेरे साथ डील की है। ऐसा सुनते ही ये एलेक्रियन एल्फ किंग का गला पकड़ लेता है और काफी जोर से दबाने लग जाता है। एल्फ किंग के पैर जमीन से उठ चुके होते हैं और एक एक सांस लेने के लिए तड़प रहे होते हैं। इस एलेक्रियन का कोई भी इरादा नहीं लग रहा होता कि ये एल्फ किंग को जाने देगा, और कहता है, लॉर्ड एग्रोना ने तुम जैसे लेसर बींग के साथ बात करके तुम पर बहुत बड़ी दया दिखाई है। यह बंदा अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर देता है। एल्फ किंग अपनी मैजिक की मदद से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बंदे की ताकत के सामने एल्फ किंग का मैजिक कुछ भी नहीं है। एल्फ किंग की आंखों में धुंधलापन आ जाता है और मरने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ये एलेक्रियन एल्फ किंग को नीचे पटक देता है। भाई मुझे तो लगा था एल्फ किंग का खेल खत्म है। भाई मेरे को तो बुरा फील हो रहा था। नीचे गिरते ही एल्फ किंग को उल्टी हो जाती है। एलेक्रियन कहता है, तुम्हारे कमांडर को कोई शक नहीं होगा है ना। एल्फ किंग हाँ में जवाब देते हैं। एलेक्रियन कहता है, जाओ जाकर तुम्हारी फैमिली और आर्थर लेवाइन की फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से जाते टाइम वो लिक्विड मैं तुम्हें दे दूंगा। टेलीपोर्टेशन रूम को छोड़ने से पहले एल्फ किंग एक बार फिर से इस एलेक्रियन की तरफ मुड़कर देखते हैं। इस एलेक्रियन की प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एल्फ किंग अपने मन में कहते हैं, मैंने ये क्या कर दिया है। इतने खतरनाक दुश्मन को, जो कि जरूर से एक रिटेनर या फिर साइड भी हो सकता है, मैंने इसे उस जगह के अंदर बुला लिया है जो कि डिकेथिन के लीडर्स का घर है। इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है आर्ट के ऊपर, जिसे कि पता चल चुका है कि यहाँ पर सोल्जर्स में गड़बड़ है। आर्ट फटाक से वेरे को रिपोर्ट देता है और काफी ज्यादा डेस्परेट होकर कह रहा होता है, ये सोल्जर्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, काफी ज्यादा कमजोर है और कई सारे तो बीमार भी है। वेरे कहती है, हाँ लेकिन हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। हमें इन सोल्जर्स से फाइट करने के लिए कहा गया है और अपनी मर्जी से हम इन ऑर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते। रिपोर्ट आगे पहुंचा दी गई है। अब सिर्फ बेरन या फिर काउंसिल ही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। वेरे की बात सुनने के बावजूद भी आर्ट काफी ज्यादा डेस्परेट होता है और कह रहा होता है, मुझे काउंसिल के पास जाने दो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। वेरे थोड़ी नाराज होकर कहती है, जहाँ तक मुझे पता है तुमने इस पोजीशन को अपनी खुद की मर्जी से चुना है ताकि तुम्हारे कंधों पर सोल्जर्स की जिम्मेदारी ना आए। अब तुम्हें वही करना होगा जो कि बेरन और काउंसिल डिसाइड करेगी। ऐसा सुनकर आर्ट यहाँ से चला जाता है और सिल्वी के पास जाकर बैठ जाता है। आर्ट को बहुत अच्छे से पता है अगर सोल्जर्स में गड़बड़ है इसका मतलब बहुत ही बड़ी खिचड़ी बनाई जा रही है। सिल्वी कहती है, तो क्या हमें फाइट करते रहना होगा। सिल्वी को भी काफी अच्छे से पता होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आर्ट कहता है, हाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात जानते हुए कि इन सोल्जर्स को फाइट करना नहीं आता और अपने सोल्जर्स इन्हें आसानी से संभाल सकते हैं। तभी सिल्वी खड़ी हो जाती है और अपने हाथों पैरों को स्ट्रेच करते हुए कहती है, हम इंतजार किसका कर रहे हैं, चलो चलते हैं।
आर्ट सरप्राइज होकर कहता है ये क्या कह रही हो। सिल्वी कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है क्या करना ज्यादा जरूरी है। आर्ट कहता है हाँ, लेकिन मैं एक बार तुम्हें वॉर्न कर देता हूँ, जो हम करने जा रहे हैं वो एक क्राइम है। वॉर के दौरान मिले हुए डायरेक्ट ऑर्डर्स को फॉलो ना करना कोई छोटी बात नहीं है। सिल्वी एक स्माइल के साथ कहती है हम ये पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं और आखिरी बार भी नहीं। भाई सिल्वी जैसा एक साथी होना आर्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी किस्मत की बात है। सिल्वी को आर्ट से भी पहले पता चल जाता है कि आर्ट क्या चाहता है। सिल्वी अपने ह्यूमन फॉर्म से ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आर्ट को ऊपर बिठाकर तेजी से फ्लोटिंग कासल की तरफ उड़ जाती है। इटिस्टन सिटी को पूरी तरह से छोड़ने से पहले सिल्वी कहती है क्या हमें एक बार बेरन से मिलना चाहिए। आर्ट कहता है बिल्कुल नहीं, बेरन सुनने वालों में से नहीं है और मेरी बात तो कभी नहीं सुनेगा। अब ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और फिलहाल में फ्लोटिंग कासल पहुँचने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है उड़ के जाने का। रास्ता काफी लंबा है, इसीलिए आर्ट सिल्वी के ऊपर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लेता है और आर्ट के दिमाग में ग्रे की मेमोरीज आने लग जाती है। अब दोस्तों ग्रे की मेमोरीज को अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वाले वीडियो को एक बढ़िया से क्लिफ हैंगर पे छोड़ देते हैं, मजा ही आ जाएगा। काफी देर तक ग्रे की मेमोरीज चलती रहती है और आर्ट और सिल्वी उड़ते हुए काफी दूर आ चुके हैं। आर्ट की आंखें अभी भी बंद ही होती है, लेकिन अचानक से ही आर्ट को एक झटका लगता है जिससे कि वो उठ जाता है। सिल्वी ने अभी अभी एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक को डॉज किया है जो कि मारा है बेरन ने। भाई ये बंदा आर्ट का पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, अपनी पोजीशन को छोड़ के यहाँ पर आर्ट का पीछा करने आ गया है। जैसे ही बेरन दूसरा हमला करता है, आर्ट और सिल्वी देख लेते हैं कि ये बेरन है और बेरन के साथ साथ कुछ और सोल्जर्स भी आए हैं। फटाक से आर्ट बेरन के पास जाता है और गुस्से में कहता है आखिर इस हरकत का मतलब क्या है। बेरन कहता है तुमने आदेशों का पालन नहीं किया है, इस तरह से सवाल पूछने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तभी सिल्वी एकदम गुस्से में कहती है और तुम्हें किसने अधिकार दिया एक असुरा और लांस के ऊपर इतने पावरफुल स्पेल से हमला करने का। सिल्वी के गुस्से को देख बेरन हिचकिचाहट में आ जाता है और कहता है तुम्हारे इंसानी बोर्ड ने ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए हैं, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आर्ट कहता है तुम्हें भी सारी रिपोर्ट मिल चुकी है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि कुछ गड़बड़ चल रही है। बेरन कहता है हाँ, लेकिन डिसीजन पूरी तरह से मेरे ऊपर है या फिर काउंसिल के ऊपर, तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आर्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बेरन के ऊपर तो आ रहा है, लेकिन बेरन से ज्यादा खुद पर आ रहा है। आर्ट को इस बात का पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ आर्ट के डिसीजन से ही हो रहा है। आर्ट अपने गुस्से को शांत करके कहता है प्लीज मुझे कासल में जाने दो, कासल में पहुंचकर मैं कमांडर वीरियन से अप्रूवल ले लूंगा, ठीक है ना। चलो सिल्वी चलते हैं। जैसे ही आर्ट जाने लगता है तभी सारे सोल्जर्स आर्ट के ऊपर निशाना तान देते हैं। बेरन कहता है मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये निशाने पहले की तरह मिस नहीं होने वाले। आर्ट गुस्से में चिढ़कर कहता है आखिर तुम दोनों भाई एक जैसे ही क्यों हो, हर टाइम लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हो। ऐसा सुनते ही बेरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अटैक करने के लिए ऑर्डर्स दे देता है। आर्ट अपने मन में कहता है मैं जानता था ल्यूकास को बीच में लाना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। बेरन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि शो कर सके कि वो मुझसे बेटर है। आर्ट फटाक से सोल्जर्स को काउंटर करने के लिए इनकी साइड पर एक पावरफुल हमला लॉन्च कर देता है। यह हमला किसी को भी चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इन सोल्जर्स की फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए है। सिल्वी भी अपनी साइड से एक प्योर माना का अटैक तैयार करती है और बेरन पर लॉन्च कर देती है, जिससे कि बेरन की लाइटनिंग काउंटर हो जाती है और बेरन भी डिफेंसिव पोजीशन में चला जाता है। सिल्वी और आर्ट के लिए इतना मौका काफी है, मौके का फायदा उठाकर दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन ये बेरन का बच्चा भी इतनी आसानी से बाज तो नहीं आने वाला। एक आर्टिफैक्ट निकालकर इन दोनों की तरफ फेंक देता है। ये आर्टिफैक्ट एक मजबूत सा केज है जो कि फटाक से एक्टिवेट हो जाता है और इन दोनों को कैद करने वाला है। आर्ट चिल्लाकर कहता है अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। सिल्वी ऐसा ही करती है, अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर एक बड़ी सी शील्ड बना लेती है और इस केज को बंद होने से रोक रही होती है। आर्ट कहता है इन लोगों को बिना चोट पहुंचाए आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग काम है। सिल्वी कहती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इन लोगों के ऊपर हमला करे। आर्ट कहता है हाँ, लेकिन सिर्फ इतना अटैक करना कि इनकी जान न चली जाए। यह सुनते ही सिल्वी मूड में आ जाती है और इन सोल्जर्स के साथ खिलौनों की तरह खेलने लग जाती है। सिल्वी के पास जो प्योर माना के अटैक्स है, जिन्हें कि सिल्वी एरोस की तरह इस्तेमाल करती है, ये अटैक्स लगभग कभी खत्म नहीं हो सकते और इन सोल्जर्स की बैंड बजने लग जाती है। भाई इन बेचारे सोल्जर्स को कोई बचाओ। आर्ट भी अपने पास एक बहुत ही बड़ा अटैक तैयार कर लेता है जो कि सिल्वी के ड्रैगन फॉर्म जितना बड़ा होता है। यह अटैक बेरन के लिए होता है। बेरन अपनी फुल लाइटनिंग का इस्तेमाल करके अपने आप को डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन
तभी भाई साहब हवा के एकदम बीचों बीच जैसे इन लोगों की फाइट चल रही होती है, अचानक से ही सभी के सभी लोग रुक जाते हैं। यहाँ पर एक साथ इन सभी लोगों का ध्यान एक मीलों दूर वाली जगह पर जाता है। वहाँ पर अचानक से इन लोगों को लाल और ब्लैक कलर की फ्लेम्स दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा होती है। वो जगह काफी दूर होती है, कई मीलों दूर। सभी लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, इस उम्मीद में कि अगर किसी को भी पता है वहाँ पर क्या चल रहा है तो एक दूसरे से शेयर करे, लेकिन किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता। तभी भाई साहब आर्ट सिल्वी के खतरनाक से इमोशंस फील करता है। आर्ट एकदम धीरे से मुड़कर सिल्वी की तरफ देखता है, जो कि खतरनाक डर और शोक से घिरी हुई है। सिल्वी अपना मुंह खोलती है और चिल्लाकर कहती है ताकि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को सुनाई दे। सिल्वी कहती है फ्लोटिंग कासल, वो फ्लोटिंग कासल है। भाई साहब फ्लोटिंग कासल में ब्लास्ट हुआ है, किसी ने फ्लोटिंग कासल को उड़ा दिया है, जरूर से वही रिटेनर या साइथ है। जितनी दूर से ये लोग देख रहे होते हैं, यहाँ से इन लोगों को फ्लेम्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। भाई कासल के अंदर अभी भी कई सारे लोग मौजूद थे, खासकर वीरियन और आर्ट के लिए तो वहाँ पर हर कोई मौजूद है, क्योंकि आर्ट को थोड़ी न पता है कि एल्फ किंग ने कुछ डील वगैरह की है। अभी तो अपन लोगों को भी कंफर्म नहीं है कि एल्फ किंग वगैरह सेफ है या नहीं, क्या भरोसा उस एलेक्रियन धोखा दे दिया हो। खैर दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। सारे के सारे भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।